रात के 12 बज रहे थे। पूरा शहर गहरी नींद में सोया हुआ था। अमावस की काली रात में जहां हाथ को हाथ नहीं सूझ रहे थे, वहां एक अकेली लड़की सुनसान सड़क के बीचों बीच चले जा रही थी। वही उसके पीछे कुछ दूर से कुत्ते उसे देखकर जोर जोर से भौंक रहे थे। लेकिन जैसे ही उस लड़की ने पीछे मुड़कर उन कुत्तों की ओर देखा तो वो भौंकना बंद करके वापस तेजी से यहां वहां भागने लगे और वह लड़की वापस अपने रास्ते पर जाने लगी। उससे कुछ दूर पर एक होटल में पार्टी चल रही थी। दरअसल उस होटल के अंदर एक बड़ा सा पब था जहां नाइट पार्टी चल रही थी। वहां अंदर का दृश्य मानो जन्नत जैसा था। शराब और शबाब दोनों मौजूद थे। डीजे वाला तेज आवाज में गाना चला रहा था जिस पर सभी मगन होकर नाच रहे थे। वहीं कुछ लोग जो एक दूसरे को गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बताते थे, वो अपनी लीला में खोए हुए थे। बार में हर तरह की शराब भरी पड़ी थी जिसे वेटर सबको सर्व कर रहा था। वहीं बार के काउंटर पर 4 दोस्त विस्की पीते हुए बैठे थे, जिसमें थे प्रणव, आदि, विक्रम और सुमित। इन चारों की नजर बार में बैठी लड़कियों के ऊपर थी। तभी प्रणव बोला, ओ शिट यार, पूरा मूड खराब हो गया। क्या हुआ बे? आदि ने प्रणव से पूछा। प्रणव मुंह बिगाड़ते हुए बोला, अबे सोचा था बार में कोई नई लड़की आएगी तो उसके साथ रोमांस करेंगे, लेकिन यहां तो वही घिसी पिटी पुरानी लड़कियां है। विक्रम ने उसकी बात में हामी भरते हुए कहा, प्रणव तुमने सही कहा यार, बहुत दिन हो गए भाई, किसी नई कली को नहीं चखा। तभी सुमित बोला, अबे माना तुम तीनों अमीर बिजनेसमैन के बेटे हो, लेकिन पिछली बार जो हुआ था वह दोबारा नहीं होना चाहिए। प्रणव अपने होठों पर उंगली रखते हुए बोला, अबे चुप कर, उसमें उसकी गलती थी। अगर चुपचाप हमारा साथ देती तो उसे भी मजा आता और हमें भी, लेकिन नहीं। तभी विक्रम दोनों की तरफ गुस्सा करता हुआ बोला, अबे चुप करो तुम लोग, जो चढ़ी थी उसे भी उतार दी। वो चारों बात कर रहे थे कि तभी बार का दरवाजा खुला और एक लड़की अंदर आई। पार्टी के अनुकूल छोटे छोटे कपड़े, चेहरे पर मेकअप, पर आंखों में तेज चमक थी। वह लड़की बला की खूबसूरत लग रही थी। लगता था वह शायद पहली बार इस पब में आई थी, इसीलिए उसे थोड़ी परेशानी हो रही थी। उन चारों की नजर एक साथ उस खूबसूरत लड़की पर गई। वह चारों उसे देखकर पागल से हो गए। आदि जैसे खुश होता हुआ बोला, अरे भाई, लगता है ऊपर वाला भी हम पर मेहरबान है। देखो किस बला की खूबसूरत लड़की को हमारे लिए भेजा है। विक्रम बोला, हाँ भाई, तू सही कह रहा है, ऐसी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। सुमित बोला, हाँ लड़की तो रूप की देवी लग रही है। क्यों प्रणव? अरे प्रणव कहाँ चला गया? तीनों इधर उधर देखने लगे। तभी उनकी नजर उस लड़की की ओर गई। तब तक प्रणव उस लड़की के पास पहुंच चुका था। प्रणव उस लड़की के सामने जाकर बोला, हेलो मिस, मेरा नाम प्रणव चौधरी है। वो लड़की हाथ मिलाते हुए बोली, हेलो, मेरा नाम मोहिनी है। मेरे दोस्तों ने मुझे इस पब के बारे में बताया था। अचानक वह काम से बाहर गए तो फिर मैं अकेली ही चली आई, लेकिन यहाँ कोई मुझे कंपनी देने वाला नहीं है। मोहिनी थोड़ी असहज होते हुए बोली, हम है ना मोहिनी जी, प्लीज आइए। आप जैसी खूबसूरत लड़की को कंपनी देने का मौका किस्मत वाले को ही मिलता है। प्रणव उस लड़की के पूरे शरीर को अपनी आंखों से ऊपर से नीचे देखता हुआ बोला, ओह थैंक यू सो मच। मोहिनी ने कहा। प्रणव बोला, मोहू जी, इसमें थैंक यू की क्या बात है? यह तो हमारा सौभाग्य है जो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हमारे साथ बैठकर जाम का आनंद लेगी। अरे आप भी ना, मोहिनी थोड़ी शर्माते हुए बोली।
प्रणव मोहिनी को अपने दोस्तों के पास ले जाता है और सबसे परिचय करवाते हुए बोलता है, ये मेरे दोस्त है, आदि, विक्रम और ये सुमित। मोहिनी इन तीनों के सामने स्माइल करते हुए बोली, हेलो गाइस। आदि ने एक चेयर देते हुए बोला, आइए बैठिए मिस। मोहिनी थैंक यू बोलते हुए उस पर बैठ गई। बताइए, क्या पीना पसंद करेंगे आप? विक्रम ने मोहिनी से पूछा। मोहिनी बोली, जी मुझे तो वोडका ही सूट करता है, विस्की का एक पैग ही मुझ पर नशा करने लगता है। यह सुनकर चारों की आंखों में चमक आ गई। आदि टेबल पर रखी एक शराब की बोतल लेकर बोला, तब तो आपको ये एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए, ये 100 साल से भी पुरानी बेशकीमती विस्की है। मोहिनी ने कहा, इतनी पुरानी? तब तो फिर एक पैग पीना ही पड़ेगा। प्रणव ने इशारे से वेटर को एक पैग बनाने के लिए बोला। वेटर ने एक पैग बनाकर दिया। उस वक्त प्रणव ने मोहिनी की नजर बचाते हुए अपनी जेब से कुछ निकाला और उसमें मिला दिया। उसने मोहिनी को वो ग्लास दिया। मोहिनी ने अपने होठों से उस ग्लास को लगाया और एक झटके में ही वह पैग खाली कर लिया और बोली, वाह, यह तो सच में बहुत जबरदस्त है। आदि उसके खाली ग्लास को अपने हाथ में लेकर बोला, तो फिर एक पैग और हो जाए? ठीक है, पर बस एक ही पैग, मोहिनी ने जवाब दिया। प्रणव ने वेटर को इशारे में 4-5 विस्की के पैग बनाने के लिए बोला और सारे पैग मोहिनी के सामने रख दिए। मोहिनी एक एक करके सारे विस्की के पैग खत्म करती गई। पैग खत्म करने के बाद जैसा उसने बताया था वैसा ही हुआ। मोहिनी को तेज नशा चढ़ने लगा था। वह डीजे के गाने को सुनकर वहां डांस करने चली गई। इधर प्रणव, आदि, विक्रम और सुमित मोहिनी को खा जाने वाली नजर से देख रहे थे। वह भी मोहिनी के साथ डांस करने चले गए। डीजे वाला तेज आवाज में गाना बजा रहा था। यह गाना था डॉन मूवी का, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार। डीजे वाले को समझ नहीं आ रहा था कि उसने तो दूसरा गाना चलाया था, फिर यह गाना कैसे चल रहा है। डांस करते हुए मोहिनी प्रणव से बोली, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे खुली हवा में ले चलो। प्रणव उसे लेकर बार से बाहर चला जाता है। नशे की वजह से वह ठीक से चल नहीं पा रही थी और प्रणव के कंधे पकड़े हुए थी। बाहर आकर थोड़ी बातें की, फिर मोहिनी बोली, मुझे नींद आ रही है प्रणव, मुझे यहां से ले चलो। प्रणव बोला, हाँ क्यों नहीं डार्लिंग, आओ कार में बैठो, मैं तुम्हें ले चलता हूं। मोहिनी लड़खड़ाते हुए कार में बैठ जाती है। प्रणव कार को लेकर तेजी से अपने फार्म हाउस की ओर मोड़ देता है। उसके दोस्त उसके पीछे गाड़ी में आ रहे थे। प्रणव मोहिनी को अपने फार्म हाउस में ले आता है और उसके बेडरूम में ले चलता है। नशे की हालत में मोहिनी बोली, प्रणव मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे स्विमिंग पूल के पास ले चलो। प्रणव खुशी खुशी उसे अपने फार्म हाउस के अंदर ही बने स्विमिंग पूल के पास ले जाता है। वहां मोहिनी सीधे स्विमिंग पूल में कूद जाती है। प्रणव भी उसके पीछे पीछे स्विमिंग पूल में कूद जाता है। मोहिनी काफी देर तक स्विमिंग करती रही, फिर प्रणव के पास आकर बोली, प्रणव तुम मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हो, ऐसा लग रहा है जैसे जिसका इंतजार था मुझे वह मेरे सामने है। प्रणव मोहिनी को अपनी बाहों में भरते हुए बोलता है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मोहिनी प्रणव के होठों को अपने होठों से लगाती है। प्रणव भी उसका साथ देने लगता है और फिर प्रणव के हाथ अपने आप मोहिनी के जिस्म को छूने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर आदि गाड़ी चला रहा था। तभी विक्रम बोला, यार जल्दी गाड़ी भगा, नहीं तो प्रणव पूरा माल अकेले खा जाएगा। उसकी बात सुनकर आदि तेज स्पीड से गाड़ी चलाने लगता है। कुछ ही देर बाद वे उस फार्म हाउस में पहुंच जाते हैं। तीनों अंदर जाते हैं और प्रणव को आवाज लगाने लगते हैं, पर कोई आवाज नहीं आती। तीनों उसके बेडरूम में जाते हैं तो देखते हैं कि मोहिनी अपने नाइट ड्रेस में सोई हुई थी और नशे में बोल रही थी, आदि
आदि प्लीज मेरे पास आओ ना। आदि खुश होकर बोलता है, क्या किस्मत है, रूप की रानी खुद मुझे बुला रही है। उसने फिर उन दोनों दोस्तों की तरफ देखकर वो बोला, तुम लोग बाहर जाओ ना यार। विक्रम बोला, अच्छा बेटा, अकेले अकेले मजे लेना चाहते हो। अरे यार प्लीज मेरे बाद तुम इस सुंदरी का आनंद ले लेना, पर अभी जाओ ना यार। आदि ने हाथ जोड़ते हुए कहा। सुमित बोला, ठीक है बेटा, तू भी क्या याद करेगा, पर थोड़ी जल्दी करना, हमें भी चखना है इस मीठे आम का स्वाद। वो दोनों बाहर चले जाते हैं। आदि दरवाजा बंद करके मोहिनी के पास बिस्तर में जाता है, एक नजर मोहिनी के पूरे शरीर पर डालता है और बोला, सच में क्या जिस्म पाया है मोहिनी तुमने। यही बोलता हुआ आदि उसके पैरों को चूमने लगता है और चूमते चूमते ऊपर जाने लगता है। आदि गर्दन को चूम ही रहा था कि उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है, साथ ही अजीब सी बदबू भी आने लगती है। उसकी नजर जब मोहिनी पर पड़ती है तो वो बुरी तरह से घबरा जाता है और उससे दूर हटते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। मोहिनी बोली, आओ ना आदि, रुक क्यों गए, पास आओ मेरे। आदि के चेहरे पर डर और हैरानी दोनों के भाव दिख रहे थे। उसका पूरा चेहरा पसीना पसीना हो गया था। वह बोलना चाहता था पर उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। जैसे तैसे वह घबराते हुए बोला, दिया, तुम तो मर चुकी थी, फिर यहां कैसे? तभी मोहिनी बोली, क्या बोल रहे हो आदि, कौन दिया, मैं तो मोहिनी हूं, आओ ना मेरे पास। मोहिनी उठकर खड़ी हुई और आदि की ओर बढ़ती है, लेकिन आदि बिजली की फुर्ती के साथ वहां से उठा और दरवाजा खोलकर जल्दी से उस कमरे से बाहर आ गया और भागते हुए सुमित और विक्रम के पास गया। उसके दिल की धड़कन की आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी। आदि को ऐसे भागते हुए आते देखकर वो दोनों बोले, अभी क्या हुआ तुझे, ऐसे भागते हो क्यों आ रहा है? आदि की सांसें उखड़ने लगी थी। वह कुछ बोलना चाहता था पर उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। बस वो हाथ से उस रूम की तरफ इशारा कर रहा था। विक्रम पूछने लगा, अरे कुछ बताएगा भी, क्या हुआ, ऐसा क्या देख लिया उस बेडरूम में जो तेरा यह हाल हो गया, जरा मैं भी तो देखूं। यह बोलकर विक्रम उस बेडरूम की ओर जाने लगा। आदि उसे रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन विक्रम उस बेडरूम की ओर बढ़ता गया। बेडरूम का नजारा देखकर वो चौंक गया। कुछ ही पलों में विक्रम के चेहरे पर हल्की सी स्माइल फैल गई। बेडरूम के अंदर मोहिनी बड़ी ही मादक अवस्था में बैठी हुई थी। विक्रम को देखकर वो बोली, अरे यार, यह आदि को क्या हुआ, अचानक से चिल्लाते हुए रूम से बाहर चला गया। विक्रम, तुम मेरे पास आओ ना। विक्रम एक बार दरवाजे से आदि की ओर देखकर बोला, फट्टू क्या हुआ, इतनी मालदार लड़की को देखकर तेरी फट गई क्या? चल मैं ही जन्नत का मजा ले लेता हूं। इतना बोलकर विक्रम ने दरवाजा बंद कर दिया। विक्रम खुशी से बोला, हाँ क्यों नहीं मेरी जान। यह कहकर विक्रम अपने शर्ट की बटन खोलते हुए मोहिनी के पास चला गया और उसे अपनी बाहों में भरकर चूमने लगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद विक्रम के चीखने चिल्लाने की आवाज उस कमरे से आने लगी। बचाओ बचाओ! उसकी आवाज चारों तरफ गूंजने लगी, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी आवाज आनी बंद हो गई। चारों तरफ सन्नाटा फैल गया था। आदि और सुमित एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे। कुछ देर बाद सुमित उठा और क्या हुआ वो देखने के लिए कमरे की तरफ जाने लगा। वहीं आदि एक तरफ भूत बनकर बैठा हुआ था। सुमित बेडरूम के पास गया और अंदर देखा तो वो बेड पर पीट करके बैठा हुआ था। सुमित ने राहत की सांस ली और उसके पास जाने लगा। बोला, यह सब क्या था विक्रम, हमें डराने की कोशिश कर रहे थे? लेकिन विक्रम कुछ नहीं बोला। तो सुमित ने विक्रम के कंधे पर हाथ रखा और तभी अचानक विक्रम वही बेजान लाश की तरह गिर पड़ा।
उसके पूरे चेहरे का मांस निकला हुआ था। उसके छाती को किसी ने नुकीली चीज से फाड़ दिया था। सुमित यह देखकर चीख पड़ा। उसकी जान हलक में आ गई थी। वह वहां से भागना चाहता था पर दरवाजा सटाक से बंद हो गया, साथ ही लाइट भी बंद हो गई। सुमित यह देखकर चीख पड़ा। उसकी जान हलक में आ गई थी। सुमित ने डरते डरते जेब से मोबाइल निकाला और तेजी से दरवाजे की ओर भागने लगा, लेकिन किसी चीज से वह टकराया और टकरा कर नीचे गिर गया और मोबाइल उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। सुमित डरते हुए उठा और मोबाइल की ओर बढ़ने लगा। झुककर जैसे ही मोबाइल उठाकर सामने देखा तो डर के मारे कांप गया। उसने जो नजारा देखा वो देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके सामने एक बेहद बदसूरत और भयानक चुड़ैल खड़ी थी। उसके आधे चेहरे पर कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे और जो उसका मांस खा रहे थे। चेहरा इतना डरावना था कि इस तरह के भयानक चेहरे को देखकर कोई भी भयभीत हो जाए। आधा चेहरा बहुत सुंदर था और आधा कीड़ों से भरा। सुमित उसे देखकर बोला, दिया तुम नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम तो मर चुकी थी ना, फिर यहां कैसे? नहीं, मैं सपना देख रहा हूं। मोहिनी वापस अपने नॉर्मल रूप में आते हुए बोली, ये क्या बोल रहे हो तुम सुमित? मैं तो मोहिनी हूं। कौन दिया? तुम किस दिया की बात कर रहे हो? सुमित हाथ जोड़ते हुए बोला, दिया मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन तीनों की वजह से मैं मजबूर था। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की। प्लीज मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे। मोहिनी एक भयानक आवाज से गुर्राते हुए बोली, ऐसे कैसे माफ कर दूं? उस दिन मैं भी तुम लोगों के सामने कितना गिड़गिड़ाई थी। क्या तुमने मुझे छोड़ा था? क्या तुमने मुझे जाने दिया था? मेरी लाइफ बिल्कुल सही चल रही थी, पर तुम लोगों ने मुझे और मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। अब माफी नहीं मिलेगी तो सिर्फ मौत। मोहिनी का चेहरा वापस से उस भयानक रूप में आ गया। उसने सुमित के होठों पर किस किया और उसके मुंह में अपने नुकीले दांत गड़ाकर पूरे जड़बे के साथ उखाड़कर फेंक दिया। उससे खून की धारा बहने लगी। सुमित दर्द के मारे कांप उठा। फिर मोहिनी ने उसके कंधे पर अपने दांत गड़ाए और वहां का पूरा मांस ही उखाड़कर खा गई। सुमित दर्द से छटपटाने लगा और मोहिनी के चुंगल से छूटने की कोशिश करने लगा। अचानक वो मोहिनी की पकड़ से छूटकर वहीं दरवाजे की ओर भागा, पर दरवाजा खुल नहीं रहा था। वह दरवाजा पीटने लगा, तभी मोहिनी उसके पास आई और उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया और उसके कंधे पर बैठ गई। उसने अपने नुकीले नाखूनों को एक ही झटके में उसकी छाती में घुसा दिया और सुमित का दिल निकाल कर उसे मजे से खाने लगी। सुमित वहीं ढेर हो गया। उसकी चीखें सुनकर आदि वहां से भागने लगा। तभी जल्दबाजी में उसका पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से होता हुआ सीधा नीचे गिर पड़ा। उसे काफी गहरी चोटें आई थी, पर वह उन सभी चीजों की परवाह किए बिना वहां से भागने लगा। गाड़ी के पास आया तो उसे याद आया कि चाबी तो उसके कोट में ही रह गई, जो कोट उसने बेडरूम में निकाला था। वह गुस्से से अपने आप पर चिल्लाया, फिर जान बचाने के लिए पैदल ही वहां से भागने लगा। भागते भागते वह फार्म हाउस से दूर आ गया था। सड़क के बीचों बीच स्ट्रीट लाइट जल रही थी। आदि ने राहत की सांस ली, पर उसे बार बार मोहिनी का भयानक चेहरा याद आ रहा था। तभी सड़क पर दूर से आती हुई एक कार की हेडलाइट को देखकर उसके जान में जान आई। डरा हुआ आदि हाथ दिखाकर लिफ्ट मांगने लगा। गाड़ी उसके पास आकर रुकी, लेकिन जैसे ही आदि ने गाड़ी को देखा तो वो बुरी तरह से डर गया। वो किसी और की नहीं बल्कि उसकी खुद की गाड़ी थी और उसके ड्राइवर की सीट पर एक भयानक चेहरे वाली लड़की बैठी थी।
वो वहां से भागने लगा। तभी स्ट्रीट लाइटें अपने आप बंद चालू होने लगी और अचानक से सभी लाइटें एक साथ बंद हो गई। चारों तरफ घोर अंधेरा सा हो गया। आदि वहीं डर के मारे खड़ा हो गया और उसे उस दिन की सारी बातें याद आने लगी। आदि भीख मांगते हुए बोला, दिया दिया प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं उस दिन पागल हो गया था नशे की वजह से। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं वह सब नहीं चाहता था। वह सुनकर एक भयानक और दर्द से भरी आवाज आदि के दोनों कानों पर पड़ी। तुम चारों की वजह से ही आज मेरी यह हालत हो गई है। नहीं कर सकती तुम लोगों को माफ। तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे साथ मेरे परिवार की भी जिंदगी खत्म कर दी। कर सकते हो वो सब कुछ वापस? नहीं ना। अब माफी नहीं मिलेगी तो सिर्फ मौत। मोहिनी अचानक से आदि के सामने आ गई। उसके सर पर खून सवार था। उसने एक ही झटके में आदि का सर अपने हाथों से फाड़ दिया। खून की सारी बूंदें मोहिनी के चेहरे पर फैल गई। आदि वहीं बेजान होकर गिर पड़ा। मोहिनी कुछ देर तक वहीं गुस्से से चिल्लाती रही, फिर एक गहरी सांस लेते हुए वापस मुड़ी और उसी अंधेरी सड़क में कहीं गायब हो गई। कुछ समय पहले जिस प्रणव को आदि, सुमित और विक्रम खोजते हुए आए थे, उसे भी दिया यानी मोहिनी ने बड़ी ही बेरहमी के साथ मार दिया था। उसका भी अंजाम बहुत बुरा हुआ था। मोहिनी ने प्रणव का जो हाल किया था वो कुछ इस तरह था। स्विमिंग पूल के अंदर मोहिनी प्रणव के होठों को किस करने लगी। वही प्रणव भी उसका साथ देने लगा। प्रणव जैसे ही मोहिनी की छाती की ओर बढ़ा और देखा तो वहां बड़े बड़े कीड़े रेंग रहे थे। उसे देखकर वह चौंक गया और फिर जब उसने मोहिनी के चेहरे की ओर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि दिया ही थी। वह उसे देखकर बुरी तरह चौंक गया। उसके कुछ बोलने से पहले ही मोहिनी उसे पानी के अंदर ले गई। उसके अंदर इतना गुस्सा था कि उसने प्रणव को बीच से ही फाड़ दिया और उसे तब तक निचोती रही जब तक प्रणव के शरीर से खून का आखिरी कतरा निकल नहीं गया। पूरे स्विमिंग पूल का पानी खून खून हो गया। प्रणव को मारकर मोहिनी का गुस्सा मानो थोड़ा कम हुआ था। वह स्विमिंग पूल में आंखें बंद करके अपने पुराने दिनों को याद करने लगी। दिया बेटा, जरा अपने बाबा को दवाई खिला दो, दिया की मम्मी बोली। दिया हाँ बोलकर जल्दी जल्दी किचन से बाहर आई और दवाई और पानी लेकर बाबा के कमरे में आई। टूटे हुए बेड में उसके पापा लेटे हुए थे। कुछ साल पहले दिया के पापा को लकवा मार दिया था, जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं सकते थे। दिया के पापा की इस हालत के कारण अब घर की सारी जिम्मेदारियां दिया पर आ चुकी थी। दिया ने उन्हें दवाइयां खिलाई और उनके पास बैठ गई। बाबा, आप चिंता मत करो, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। तभी दिया का मोबाइल बजा। वो तुरंत अपने कमरे की ओर भागी और कॉल अटेंड किया। हेलो हेलो दिया, कहाँ हो तुम? जल्दी आ जाओ, बॉस तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ये कॉल दिया की ऑफिस की एक दोस्त का था। बस आ रही हूं, यह बोलकर दिया तेजी से अपना बैग पकड़कर अपने पुराने स्कूटर की ओर भागी और जैसे तैसे वो ऑफिस पहुंची। बॉस ने टाइम देखा तो वो पूरे 20 मिनट लेट। बॉस ने उसे अपने केबिन में बुलाया। दिया को यकीन हो गया था कि अब उसकी नौकरी गई। वह डरते डरते केबिन में गई और थोड़ी देर के बाद वो बाहर आई तो उसके सभी दोस्त उसे ही देख रहे थे। दिया पहले उनको निराश स्वर में देखती रही, फिर खुशी से झूमते हुए बोली, मुझे प्रमोशन मिल गया। ये सुनकर सभी दोस्त खुश हो गए और दिया से पार्टी मांगने लगे तो दिया ने भी हाँ कर दिया। दरअसल बॉस दिया के काम से बहुत खुश थे। वो अपना काम ईमानदारी से करती थी। भले ही लेट आती थी पर अपना सारा काम खत्म करके जाती थी। आज भी वो अपना सारा काम खत्म करके ऑफिस से बाहर निकली तो देखा रात के 11 बज चुके थे। उस शिट,
दिया ने जल्दी से अपना स्कूटर ऑन किया और घर की ओर भागी। न जाने क्यों, लेकिन उसकी स्कूटर बीच रास्ते में ही खराब हो गई। स्कूटर के खराब होते ही उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई देने लगी थी। आसपास सुनसान इलाका था। वह क्या करे वही सोच रही थी। दिया यहाँ वहां देखकर किसी से लिफ्ट लेने की सोच ही रही थी कि तभी सामने से एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। उसमें से एक लड़का कार का मिरर नीचे करते हुए बोला, क्या हुआ मिस, आपका स्कूटर खराब हो गया क्या? अगर आप चाहे तो हम आपको लिफ्ट दे सकते हैं। एक अकेली लड़की को इतनी रात में ऐसे सुनसान इलाके में रहना सुरक्षित नहीं है। रात के 11 से ज्यादा बज चुके थे और ये सुनसान सड़क। पहले तो दिया ने सोचा कि मना कर दे, पर अंधेरी रात में उसके पास लिफ्ट लेने के सिवा और कोई रास्ता भी नहीं था। इसलिए दिया को लिफ्ट लेना ही पड़ा। वो गाड़ी में बैठ गई। जहां गाड़ी के अंदर वहीं चारों बैठे हुए थे। दिया के गाड़ी में बैठते ही गाड़ी के दरवाजे लॉक हो गए और गाड़ी उसी सुनसान सड़क पर तेजी से भागने लगी, उसी फार्म हाउस की ओर। आदि, प्रणव, सुमित और विक्रम, उनके चेहरे पर वहशियत साफ झलक रही थी। दिया को जब लगा कि गाड़ी उसके घर के रास्ते की बजाय किसी अलग रास्ते पर जा रही है, तो उसने गाड़ी को रोकने को कहा, पर किसी ने उसकी कोई बात नहीं मानी। रिया गाड़ी में बहुत चिल्लाई, पर उस अंधेरी रात में मानो उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। रिया ने कार का दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन कार के दरवाजे लॉक हो चुके थे। गाड़ी अब फार्म हाउस पर पहुंच चुकी थी। फार्म हाउस ले जाकर उन चारों ने जबरदस्ती दिया के जिस्म के साथ जी भर कर खेला। उसे रौंद दिया। अपने हवस मिटाने के लिए उन्होंने उस पर जरा सी भी दया न की। दिया रहम की भीख मांग रही थी उन राक्षसों से, पर उन हैवानों ने उसकी एक नहीं सुनी। मन भर जाने के बाद उसे नग्न अवस्था में छोड़कर वो चारों रूम से बाहर आकर हॉल में सिगरेट पीने लगे। अब दिया पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसके अंदर अब जीने की कोई आस नहीं बची थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। तभी फिर से वो चारों शैतान एक बार फिर दिया को अपनी हवस का शिकार बनाने आ रहे थे। तभी दिया उठी और उस 6ठी मंजिल की खिड़की से कूदकर खुद को उस नर्क से आजाद कर दिया। ये देखकर वो चारों डर गए और किसी को पता ना चले इसलिए उन चारों ने दिया को दूर जंगल में फेंक दिया। वह जानवर उसके शरीर को नोच नोच कर खा गए, लेकिन कुछ ही देर में 2 भयानक आंखों के साथ एक परछाई उस काली अंधेरी रात में उस जंगल से बाहर आई। वो परछाई दिया की थी। उसके अंदर बदले की आग थी। उसकी चीखों से पूरा जंगल गूंज उठा और तभी वो बोली, अब माफी नहीं मिलेगी तो सिर्फ मौत।